तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर करते हैं, वो टॉपिक है करंट। करंट आखिर होता क्या है? आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ये देखा था कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो उसके ढेर सारे इफेक्ट्स होते हैं। और उस इफेक्ट में से क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था। ये सारे इफेक्ट आपने चार्ज के उस समय देखे जब आपका वो चार्ज रेस्ट में था। साथ में आपने क्या देखा कि इस चार्ज को स्टोर भी किया जा सकता है और जो डिवाइस इसको स्टोर करता है उस डिवाइस का नाम था कैपेसिटर। उस डिवाइस को वी यूज टू कॉल इट कैपेसिटर। So now let's study what is current basically. When do you get current? आपने जरूर सोचा होगा कि बचपन में आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि करंट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय रेट हियर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब फिजिक्स में कहीं पे भी आप जब रेट टर्म देखें तो उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से हम क्या समझते हैं? होता यूं है कि आप कंसीडर कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये किसी वायर का कंडक्टर है, इसकी लेंथ हम L सपोज कर लेते हैं और इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसे A सपोज कर लेते हैं। इसमें आप जानते हैं कि अगर ये एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के पास इसके अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रैंडम मोशन में होता है, इधर उधर जिग जैग मोशन में एक दूसरे से टकराते हुए होता है। लेकिन इसी कंडक्टर को आप किसी पोटेंशियल से या किसी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट से या किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये होता यूं है कि ये कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी की तरफ इस सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाती है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर जाता है पॉजिटिव पोटेंशियल के तरफ। तो जब ये चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, जिसे हमने ये बोला था, और इस थ्रू आउट लेंस के अक्रॉस कितने चार्ज कितने समय में फ्लो किया, उसी चार्ज के रेट को हम कहते हैं करंट। मतलब करंट इज नथिंग बट charge flowing through cross section area of the wire throughout its length per unit time। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर। एम्पियर भाई साहब ने करंट के बारे में स्टडी किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे करंट की यूनिट है एम्पियर। अब 1 एम्पियर आपको कोई टर्म पूछे कि 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, तो चार्ज की यूनिट आपने कूलम देखा हुआ है, तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। If 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, then that current will be called 1 ampere। चार्ज आपका फ्लो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। आप करंट की आप डायरेक्शन जब देते हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा आपकी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के तरफ होता है। तो करंट की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट के पास डायरेक्शन रहते हुए भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये हम बाद में देखेंगे, बट आप फिलहाल अभी के लिए ये याद रखिए कि इट डज नॉट ओबे, ये ओबे नहीं करता है, इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर की अपनी अलजेब्रा होती है ना, वेक्टर की एडिशन मल्टीप्लिकेशन अपने तरीके से करते हैं, उस लॉ को ये ओबे नहीं करता है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी का मेंबर बनना चाह रहा है, जैसे यहाँ करंट अगर वेक्टर का मेंबर बनना चाह रहा है, वेक्टर के अंदर तो ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, टॉर्क है और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। अगर करंट को इसका मेंबर बनना है तो वेक्टर के लॉ को तो ओबे करना होगा, लेकिन करंट उसी वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करते, इसीलिए हम करंट को कभी भी वेक्टर
नहीं कहते हैं, इसे हमेशा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके पीछे आप एक और वजह देखेंगे कि ये दरअसल डॉट प्रोडक्ट होते हैं दो वेक्टर का। जैसे आपने देखा था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है, और जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड रहता है उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इस स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखते हैं कि करंट के टाइप्स कितने तरीके के करंट के टाइप्स होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास ये एक वोल्टेनिक सेल है, और वोल्टेनिक सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया। ये इलेक्ट्रोड है आपका ए, जो मैंने माना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड है आपका बी, जो मैंने माना नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और ये इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन किसमें प्रेजेंट है, आपका आयनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसके अंदर हम Zn आयंस लेते हैं, Zn पॉजिटिव आयंस हो गया और SO4 नेगेटिव आयंस हो गया। तो आप ये जानते हैं कि इस बैटरी में या इस सेल में आपका पॉजिटिव आयंस जो Zn है, जिंक आयन है, ये आपका नेगेटिव पोल के तरफ शिफ्ट होगा, और नेगेटिव आयंस आपका एक्युमुलेट होगा पॉजिटिव पोल के ऊपर या फिर कैथोड के ऊपर, और पॉजिटिव आयंस एनोड के ऊपर एक्युमुलेट होगा। तो इससे आप ये देख रहे हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई इस वोल्टेनिक सेल में या इस सेल के अंदर आपको किस किस के फ्लो के वजह से कौन कौन से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई दो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, प्लस चार्ज भी फ्लो हो रहा है और माइनस चार्ज भी फ्लो हो रहा है। तो प्लस चार्ज के फ्लो के वजह से भी आपको एक तरीके का करंट मिलता है। फिलहाल हम लिक्विड फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसी को हम एक कंडक्टर के ऊपर इस थेसिस को इम्प्रोवाइज करेंगे। तो ये जो आपका करंट होता है, ये करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो मिलता है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट आप बोलते हैं इसे। और दूसरा जब नेगेटिव चार्ज की वजह से मिलता है उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट इसीलिए इसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट के केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके के नेगेटिव चार्ज है। तो ठीक ऐसा ही होता है कि आपके दो तरीके के करंट होते हैं कंडक्टर में भी, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट आपको किसके वजह से मिलेगा, कन्वेंशनल करंट मिलेगा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के वजह से। और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट आप बोलते हैं नेगेटिव चार्ज के फ्लो को, और नेगेटिव चार्ज बेसिकली क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से आपको मिलता है। तो इसे देख लेते हैं एक सर्किट में, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस दोनों ही करंट को। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज यूजुअली फ्लो हो रहा होता है, नेगेटिव चार्ज का नाम तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा था उस पॉजिटिव चार्ज को हम यूजुअली क्या बोलते हैं, होल्स कहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक भी करते हैं और वो सोचते हैं कि प्रोटॉन आपका मूव करता है। प्रोटॉन बताइए न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये कैसे मूव कर सकते हैं। वो जो पॉजिटिव चार्ज आपने जानना है आज के बाद से, वो पॉजिटिव चार्ज दरअसल होल कहलाता है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसको आप उसके वजह से जो करंट मिला वो इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, इसकी लेंथ, टोटल लेंथ इसकी L है। तो इसको आप किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं, एक क्लोज सर्किट में इसको कनेक्ट कर देते हैं, पूरे स्विचेज इसके क्लोज हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपका किधर से किधर मूव करेगा, नेगेटिव पोल से। अगर इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन पूछे तो नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी से आपका यहाँ पे पॉजिटिव पोल के तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी की तरफ। लेकिन वहीं पे अगर होल्स का कोई डायरेक्शन आपको पूछे, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन पूछे, तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन किधर से किधर हो रहा होगा, आपका पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी से इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे दो तरीके के करंट मिल रहे हैं आपको। जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से करंट मिल रहा है, इसको आपने इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलना है।
इसे आप इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज के वजह से फ्लो हुआ उसे आप भी इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल सकते हैं। लेकिन यहीं पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लो हो रहा है, होल्स के वजह से जो फ्लो हो रहा है, आपको करंट मिल रहा है, उस फ्लो ऑफ चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के वजह से जो करंट मिल रहा है, उसे आप कन्वेंशनल करंट बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये दोनों ही चार्ज अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की करंट फ्रॉम नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव पोल है, लेकिन वही होल्स की अगर करंट की हमें बात करें, कन्वेंशनल करंट की, तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ है। दोनों ही की डायरेक्शन आप क्या देख रहे हैं, अपोजिट देख रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इस अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये सोचते हैं कि जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है एक दूसरे को कैंसल करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जो टोटल करंट मिलेगा वो आपको दोनों के सम मिलता है, मतलब कन्वेंशनल करंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये हमेशा आप ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, conventional current and electronic current both contribute दोनों का ही सहयोग होता है टोटल करंट में, टू टोटल करंट, है ना। दोनों ही का सहयोग होता है कि टोटल करंट कितना प्रोड्यूस हो। कभी भी इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन कभी भी इस बात को याद रखिए कि एक दूसरे को असिस्ट करके आपको टोटल करंट देता है, कंट्रीब्यूट करके आपको टोटल करंट देता है, कभी भी एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि सपोज कीजिए ये एक कंडक्टिंग वायर है, और इस कंडक्टिंग वायर की ये पूरी की पूरी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये इसका लेंथ है L सपोज कर लेते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिलहाल ये वायर आपको किसी भी पोटेंशियल सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है, या फिर आप इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल सप्लाई अप्लाई भी करते हैं तो एक स्विच आपने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन ये स्विच फिलहाल या की फिलहाल ये क्लोज नहीं है। क्लोज करने के बाद क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस बैटरी के तरफ आना शुरू हो जाएगा। बट अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में किस में रहेगा? इलेक्ट्रॉन जब कोई कंडक्टर होता है तो उस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन में होता है, रैंडम मोशन में होते हैं, ये ढेर सारे कोलाइड करते रहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब एब्सेंट रहेगा, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल एवरेज स्पीड जो आती है वो एवरेज स्पीड आपकी 0 आती है, एवरेज स्पीड इक्वल टू 0। सो व्हाट हैपेंस कि हम ये कह सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं है किसी कंडक्टर के लिए, तो उस समय एवरेज स्पीड जो जिसको हम UAVG बोलने वाले हैं, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए आपका 0 होगा, फॉर इलेक्ट्रॉन या फॉर एनी चार्ज बेसिकली इनसाइड कंडक्टर। लेकिन जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने से मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर देना और इस स्विच को क्लोज कर देना। तो जब ये स्विच क्लोज है तो इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिल जाएगी इस एक्सटर्नल वोल्टेज के वजह से, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक एवरेज स्पीड के साथ इस पॉजिटिव पोटेंशियल के तरफ चलता चला जाएगा। तो जब in presence of external electric field, what you see that these electron occupies a average speed, and this average speed is denoted as VAVG, or this average speed is also called drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, इट्स द एवरेज speed which electrons gains in conductor gains once external electric field is applied.
या फिर इसके जगह आप एक्सटर्नल वोल्टेज भी कह सकते हैं कि व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड। तो आप दोनों में से कोई भी टर्म आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो समझ गए कि ये एवरेज स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बट इसकी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में आपको पूछा गया, और डेरिवेशंस के ढेर सारे वेरिएंट भी है फाइनल फार्मूला के। तो वो फाइनल फार्मूला के वेरिएंट के ऊपर भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। तो इसके डेरिवेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आखिर करेंगे कैसे। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया आपने सपोज किया ए, और इसका लेंथ कितना है एल लेंथ की ये कंडक्टर है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लीजिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के हैं रैंडम मोशन में है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप रैंडम मोशन में होते हुए भी इसकी एवरेज स्पीड कितनी देखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जीरो देखते हैं। तो हम क्या लिख देंगे सबसे पहले कि जब एब्सेंस है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड UAVG सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड जीरो है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड U1 थी, इसकी U2 थी, और ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पीड UN है। तो हम क्या कहेंगे कि एवरेज स्पीड जीरो इक्वल टू विच इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, n इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस गिव्स यू एवरेज speed of electron in absence of external electric field which is equal to 0। लेकिन जब आप इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू V है, तो ये होता क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है। एक्सेलरेशन आपका हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई होता है। तो एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और यहाँ पे फोर्स क्या होगा आपका, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E अपॉन M। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन मीटअप कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मीटअप कर रहा है ये वोल्टेज सप्लाई। तो आगे चल के ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप जानते हैं कि वोल्टेज सप्लाई अपॉन लेंथ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी है। तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो इस फॉर्मूला को आप आगे चल के ऐसे भी लिख सकते हैं EV अपॉन M इंटू L, बट फिलहाल हम E अपॉन M यूज करने वाले हैं डेरिवेशन के लिए। तो जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड इनिशियली कितनी थी, U1 थी, और अब एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, V1। ऐसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन की कितनी है, V2। ऐसे nth इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, UN से Vn हो जाएगी। तो अब इस सभी का जो एवरेज हम निकालेंगे नए स्पीड का, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के वजह से U1 प्लस A टाउ1 क्या है, यहाँ टाइम है, पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम है। मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में टाउ1 टाइम लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में टाउ2 टाइम लेता है, तो उसी को हमने टाउ बोला है। ऐसे सिमिलरली आप इक्वेशन लिख सकते हैं V2 इक्वल टू U2 प्लस A टाउ T2। ऐसे Vn इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, UN प्लस A टाउ n। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं कि एक साथ ही इस पॉजिटिव पोल पे पहुंच जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन आपका कोलाइड करते हुए पहुंचेगा और धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो इसके एवरेज स्पीड हम V1, V2, V3 एंड Vn का निकाल लेते हैं, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर कर देंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन यही था कि एवरेज स्पीड एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस
Vn डिवाइडेड बाई n। अब इसमें V1 और V2 और V3 और Vn की वैल्यू पुट कर दीजिए जो इक्वेशन में आपने यहाँ पे लेट कर दिया है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो Vd इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा U1 प्लस a टाउ1 प्लस U2 प्लस a टाउ2, ये V2 की वैल्यू। ऐसे ही आप V3 के लिए पुट करेंगे तो U3 प्लस a टाउ3, और ऐसे अगर आप पुट करते हैं an के लिए, तो an के लिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा Vn प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाय इस सारी की एवरेज स्पीड, क्योंकि इसी एवरेज स्पीड को आप ड्रिफ्ट बोलने वाले हैं। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को u वाले टर्म को आप एक साथ कर लीजिए और इसमें एक्सेलरेशन वाले टर्म को कॉमन लेके एक साथ लिख लीजिए। तो u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un डिवाइडेड बाय n इससे लिख सकते हैं, प्लस एक्सेलरेशन वाले टर्म अगर कॉमन एक्सेलरेशन लेके लिखते हैं तो इसे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n। ये तो आपका पहले ही दिया हुआ था जीरो, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी वैल्यू तो जीरो है। तो Vd इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, जीरो प्लस a टाउ, और ये टाउ क्या है आपका एवरेज टाइम या फिर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको। रिलैक्सेशन टाइम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो कोलाइड करते हुए आगे बढ़ता है, तो जब कोलाइड कर रहा है तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का टाइम गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम गैप को हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, कि उसके बीच में आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। ऑलराइट, तो A की वैल्यू आपने देखा था कि Vd इक्वल टू A इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हैं कि A इक्वल टू E अपॉन M। तो यहां से क्या आ गया आपके पास फॉर्मूला, A की वैल्यू पुट कर दीजिए E अपॉन M इंटू टाउ, या फिर यहाँ आप E की वैल्यू ये भी रिप्लेस कर सकते हैं कि कैपिटल E इक्वल टू वोल्टेज ग्रेडियंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पे E V अपॉन M इंटू L इंटू टाउ। तो यहाँ से आपका दो फॉर्मूला आ जाता है डेराइव होके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन काफी ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आपको 3 मार्कर में पूछा गया है। एल्स आपका 2 मार्कर या फिर 1 मार्कर इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी या फिर न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर काफी धड़ल्ले से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और फिर से इस वीडियो को, उस सेक्शन को जहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट हुआ, फिर से उसे देखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। लास्ट टाइम मुझे याद है कि ये टॉपिक आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड में 2016 में पूछा गया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन है या फिर इसके ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटीज और एंड करंट से पहले आप क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ L एंड having a area of cross section A, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एंड इफ दिस वायर इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई। तो एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में देखा था कि ये इसके इलेक्ट्रॉन किधर ट्रेवल करने लग जाएगी, पॉजिटिव पोटेंशियल के तरफ इसके सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करनी शुरू हो जाएंगे। तो हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करने होंगे इस सर्किट में, अगर करंट हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कि इस क्रॉस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज या कितने इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एग्जिट कर रहा है इस पॉजिटिव पोल के तरफ या इस पोटेंशियल सप्लाई के तरफ।
तो हम टोटल चार्ज को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट से। बट सबसे पहले अब टोटल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया वाली लेंथ वाली वायर लिया है हमने, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि लेट n बी नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम की हम बात करते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज प्रेजेंट थे, n प्रेजेंट थे। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वायर या वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या वायर टेकन कितना आ जाएगा आपका। तो वॉल्यूम इक्वल टू, आप जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू तो है एरिया इंटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम आ गया। और ऊपर ये जो n है, इस n का मतलब क्या हुआ, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर मतलब स्मॉल n विल बी इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं स्मॉल n को मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे स्मॉल n गेट्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया इंटू लेंथ, मतलब स्मॉल n क्या है आपका, नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ भी क्या है, वॉल्यूम ही है। तो वॉल्यूम की डायमेंशन कैंसल आउट हो जाएगी और आपको क्या मिलता है, सिर्फ नंबर मिलता है। तो इसका मतलब स्मॉल n को जब a इंटू एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ चार्ज मिल जाता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। यहाँ पे वो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो NaL तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो। इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि एज पर क्वांटाइजेशन लॉ, चार्ज इक्वल टू क्या होता है आपका, n इंटू नंबर इंटू इंटीग्रल नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे टोटल नंबर कितना आया आपके पास, Q इक्वल टू टोटल नंबर आया है ये वाला, तो ये कितना है, NaL इंटू E। अब चार्ज डिवाइडेड बाय आप टाइम करेंगे तो आपको करंट आ जाएगा। तो सिंस करंट I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे करंट I इक्वल टू क्या आया है आपके पास, NaEL बाय T, और L बाई T क्या लिखा जा सकता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ से यहाँ तक जाने में ये T टाइम ले रहा है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम को इसका एवरेज स्पीड कहेंगे या फिर इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो यहाँ L बाई T को हम क्या लिख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए I इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी NeA BD। तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो एक रिलेशन तो ये है। अगली रिलेशन इसकी ये हो जाती है कि I इक्वल टू NeA VD, और आपने VD इक्वल टू ये भी देखा था कि VD इक्वल टू क्या होता है, EM इंटू टाउ। तो ये वैल्यू रिप्लेस कीजिए तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, NE स्क्वायर्ड AE अपॉन M इंटू टाउ। फर्दर आप ये देखते हैं कि V इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, V इक्वल टू या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिखा जा सकता है V अपॉन L। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए। तो I इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, NE स्क्वायर V A अपॉन ML इंटू टाउ। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, ये क्या है, करंट है और ये वोल्टेज है। ये क्या है आपका, करंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, करंट और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने ये ध्यान देना है कि कौन से ऐसे वेरिएबल है जो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तब आप उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ये सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, इस
इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। लेकिन वहीं पे वोल्टेज आपका कांस्टेंट दिया तो इस इक्वेशन से, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट दिया तो इस इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे। अगर टाइम टाइम आपका कांस्टेंट दिया हो तो ईदर ऑफ दीज इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को या इसी जो लास्ट डेरिवेशन आया हमारा, लास्ट इक्वेशन आया हमारा, इसी इक्वेशन को अब हम फर्दर ओम्स लॉ से रिलेट करते हैं। आप जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ आपने बचपन के क्लास में भी देखा था और आगे आने वाले वीडियो में भी आप देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। V इक्वल टू आई आर। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो हम इसे जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट R लगाते हैं। ये कांस्टेंट R हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है किसी वायर का, ठीक है, जो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा होता है। तो यहां से अगर आप VI की वैल्यू पुट करें, VI की वैल्यू पुट करें तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलरली यहां से भी आप VI फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो VI इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ML अपॉन NE² A डिवाइडेड बाई टाउ। अब ये क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका अब एक नया सा फॉर्मूला आ गया, वो है ML अपॉन NE² टाउ इंटू A। इसीलिए आप रेजिस्टेंस को ऐसे जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप यहाँ देखिए कि रेजिस्टेंस वायर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब होता क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया A था हमारा और यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दी जाए तो बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। पहले जितना क्रॉस सेक्शन एरिया पहले कम था, लेकिन अब बढ़ा दिया आपने तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और ज्यादा अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आपका सर्किट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वहीं पे अगर आप इस वायर की लेंथ को बढ़ा दें, इस वायर को थोड़े से लॉन्ग कर दें, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो उतने ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलाइड करेगा दूसरे एटम्स या दूसरे आयन से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से। तो जब ये कोलाइड करेगा तो लेंथ बढ़ाने से इसको एक तो टाइम ज्यादा लग रहा है दूसरे एंड पे जाने पे, दूसरी बात ये कोलिजन ज्यादा करेगा। तो अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उस केस में आपका करंट इन सर्किट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ओम्स लॉ से भी रिलेटेड है आपका V अपॉन I या फिर रेजिस्टेंस। That's all for today, student. Thank you so much for watching this video. If you really understood and this video was meaningful to you, don't forget to subscribe the channel and share it with your friend.